आज मेरे साथ हैं वो जो अपनी उम्र के लोगों के बीच सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। हर चीज़ में, घर के कामों से लेकर घूमना फिरना हो, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, मतलब मुझे तो लगता है आप शायद मेरी मम्मी के एज ग्रुप के लोगों से भी ज़्यादा एक्टिव हों। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अभी मैं बात करने वाली हूँ श्रीमती कांति जी से, जिनकी उम्र है लगभग 70 के आसपास और 70 से ज़्यादा 70+, जिनका 3 बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है और आज वो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत कुछ भी नहीं है, ना कमर दर्द, ना घुटने का दर्द, कुछ भी नहीं। और आज अपना सारा काम, डेली का काम खुद कर लेती हैं बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, चाहे ट्रैवल करना हो। मतलब शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट हेल्दी लाइफ। आप इस संवाद को थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, हेल्थ से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, मतलब कैसे एक महिला की ज़िंदगी बचपन से लेकर आज तक की रही है, सब कुछ। आई होप आप सभी को इससे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेटेड रहने का जीवन के हर पड़ाव में। शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट हेल्दी लाइफ। जहाँ आज हेल्थ मेंटेन करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, तो चलिए जानते हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ। नमस्ते नानी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, आई एम वेरी फाइन। आप कैसे हो यशस्वी? हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए, अब आप बताइए अपना बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र। बचपन से लेकर बेटा, बचपन क्या है, मेरा गांव में बीता था। मैं 3 बहन और 3 भाई थे, तो 6 बहन थी। घर से हम संपन्न थे, अच्छा परिवार था मेरा। लेकिन मेरे पिताजी जो है एक फार्मर थे, और मेरी शादी, मैंने एजुकेशन जो किया है 5वीं तक अपने गांव में। इसके बाद आर कन्या इंटर कॉलेज उरई में 12th किया है, और इसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं अपनी ससुराल में आई। वहाँ भी अच्छा मिला, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक टीचर थे, और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हाउस वाइफ थी। उनके साथ रह के मैंने अपना जीवन 6 साल, करीब 7 साल बिताया है। इसके बाद फिर क्या है कि मेरे हस्बैंड जो हैं एजुकेटिव इंजीनियर थे, उनके साथ मैं बाहर निकल गई, और घर में भी मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, एक बेटा एक बेटी। फिर बाहर जाके मेरी छोटी बेटी हुई, वो मैं नरसिंहपुर में थी। वहाँ से फिर इनका ट्रांसफ़र हुआ, तो हम लोग पन्ना आए। पन्ना की डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी नगरी है, धार्मिक नगरी है। वहाँ आके हमारा बहुत ही अच्छे समय व्यतीत हुआ। लेकिन सन 2000 में मेरे सिर का ब्रेन ट्यूमर का मेजर ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण मैं बहुत ही हताश हो गई थी, क्योंकि वो हर 2 साल में डेवलप हो जाता था। तो पहला मेरा ऑपरेशन जो है एनडी वेस्ट ने ग्वालियर किया था। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब मुझसे नहीं बनता, 2 साल बाद मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो इसके बाद उन्होंने दिल्ली का जीबी पंथ का एड्रेस दिया। वहाँ जाने के बाद हमारा मिश्रा जी सिन्हा साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, तो दूसरे साल फिर डेवलप हुआ वो 2 साल बाद। तो सिन्हा साहब ने हमें जयंत मिश्रा जी का एड्रेस दिया, जो गांधी चौक दिल्ली में है। उन्होंने मेरी गामा नाइफ सर्जरी की, तो जान तो मेरी बच गई थी, मैं बहुत स्वस्थ हो रही थी। लेकिन डे बाई डे मुझको वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगी थी, जैसे कि कमर में दर्द होने लगा था, चलने फिरने में पैर लड़खड़ाने लगते थे, सोने में हाथ पैर भी मेरे अकड़ जाते थे, नींद बहुत कम आती थी। और 20 सालों से तो मैं एक ही करवट सोई हूँ, क्योंकि जो मेरा बाएं साइड का ऑपरेशन हुआ था, तो उस कारण मैं बाएं तरफ लेट नहीं पाती थी, तो हमेशा दाहिने करवट ही सोई हूँ 20 साल के कारण। इस कारण मेरा चेहरा शून्य हो गया था, तिरछा था, और जैसे जैसे पत्ता मुरझा जाता है पेट से टूटने के बाद, इसी प्रकार मेरा बायां चेहरा हो गया था। और मैं डॉक्टरों के पास गई, तो उन्होंने कहा कि अब आप माताजी ऐसे ही रहेंगी। लेकिन मैं फिर उनके कहने के अनुसार मैं बहुत हताश हो गई कि अब कोई नहीं है, कैसे जीवन बीतेगा, कैसे मेरा समय निकलेगा। हे भगवान, बचा तो दिया है आपने, लेकिन इस प्रकार बताया है कि मैं किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। और भगवान को मन बोला करती थी कि प्रभु, यदि मुझे कोई सज़ा देना थी तो हाथ पैरों में दे देती, चेहरे पर क्यों सीढ़ लगा दी है। तो मैं इस प्रकार बहुत हताश हो गई थी। लेकिन इसी बीच मुझे हर्बल लाइफ का मैसेज मिला। एक मिनट,
आप हर्बल लाइफ या अपनी अब की लाइफ के बारे में बताएं, उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। जैसे आपने बोला आपके घर पूरा किसान परिवार था, उसके बाद आप यहाँ आए जहाँ आपके ससुर टीचर थे, आपके हस्बैंड अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आपको कोई दिक्कत लगी कि मतलब फार्मर लाइफ से, फार्मर फैमिली से इतनी अच्छी फैमिली में आई, या कुछ नया सीखने मिला, कैसा लगा? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे तो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि शांत प्रिय तो मैं वैसे भी थी, लेकिन अपने बड़ों को मैं खुश रखना चाहती थी। तो यहाँ जो वहाँ काम नहीं किए मेरे, क्योंकि सम्राट परिवार था, वहाँ जो काम नहीं किए वो यहाँ काम करने मुझे बहुत मतलब खुशी मिलती थी। जैसे पानी भरने जाना है, गोबर भी फेंकना है, गाय भैंसों का भी काम करना है, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद में उब जाता है आदमी, तो जब इन्हों का दूर ट्रांसफ़र हो गया, यानी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो फिर हमारे सास ससुर ने कहा कि अब उसको जाने दो। काफ़ी समय हो गया है उसको यहाँ रहते हुए। मेरे छोटे देवर की शादी हो गई थी, वो बहू आ गई, तो मैं वहाँ चली गई थी उनके साथ, अपने दोनों बच्चों को लेके। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा जानकर, क्योंकि आजकल फैमिलीज बहुत न्यूक्लियर होती जा रही हैं, स्मॉल फैमिली लोग प्रेफर करते हैं। आप इतनी बड़ी फैमिली में रह के सबके साथ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब दूसरा क्वेश्चन है, जब 2000 में आपका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, तब एकदम से आपके दिमाग में कैसा विचार आया, क्या हो गया, कुछ बहुत बड़ा चीज़ हो गई, बहुत बड़ा? क्योंकि गांव की लाइफ जहाँ तक हमको पता है बहुत हेल्दी होती है सबके लिए। आज शहर में लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतना अलग अलग सेंटर्स जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती जितनी गांव में रहती है। फिजिकल वर्क भी रहता है, ताज़ा भोजन मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है, सब कुछ फ्रेश मिलता है, शहर में नहीं मिलता। उसके बावजूद भी आपका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होना थोड़ा अजीब भी लगा होगा आपको, उस टाइम कैसा लगा? उस टाइम क्या है, मेरा 81 में, तो मैं 80 या 81 में नरसिंहपुर पहुंच गई थी, जब कुछ नहीं था। और पन्ना में 83 में भी आ गई थी, तब भी कुछ नहीं था। इसके बाद मेरा सिर दर्द बहुत ज़ोर से होने लगा था, और इसमें कहते थे लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दिखता कुछ नहीं था सिर में। लेकिन जब वो सीटी स्कैन कराया, तो उसमें थोड़ी गांठ है, बोले कि थोड़ी सी रसौली है। तो जब ये सबके नॉलेज में था कि ये बड़ा भारा मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, लेकिन मुझे नहीं बताया गया था, क्योंकि ये घबरा जाएगी। तो रसौली के नाम से मुझे समझा दिया गया था। जब वो ऑपरेशन हुआ तो मेरी आधा सिर ही समझ लो पीछे का गायब है। वहाँ इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें एक मुट्ठी चने भर जाएंगे। तो उसके बाद चेहरा भी मेरा बहुत छत बिछत हो गया था, यानी बिल्कुल ही शून्य हो गया था, उसमें कुछ था ही नहीं बाहर चेहरे पे। खाने में दिक्कत थी, दांत, ओंठ, जीभ भी कट जाती थी, ओंठ और जीभ, गाल कट जाती थी, पता ही नहीं चलता था। ब्लड बहने लगता था, बच्चे बोलते थे मम्मी आपके मुँह से खून बह रहा है। तो मुझे मतलब सेंस नहीं था बिल्कुल। तब मुझे आके फिर दिखाया डॉक्टरों को, तो बोले नहीं अब आप ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए मैं बहुत मायूस हो गई थी, हताश हो गई थी। तो फिर कहीं नहीं गए, क्योंकि अब जब उन्होंने यही बोल दिया है कि अब आप कहीं ठीक हो ही नहीं सकती, ऐसे ही रहेंगे, तो कमर में दर्द, झुकने में, बैठने में, यानी मैं बेल्ट लगा कर काम करती थी, बैठती थी तो तकिया लगा कर बैठती थी। चलने में तो कोई मुझे 10 कदम भी बाहर नहीं निकलने देता था, क्योंकि आप लड़खड़ा गई, गिर गई, कोई गाड़ी आई तो काम हो गया। अब तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। हर्बल लाइफ का मुझे जो साथ मिला है, यहाँ आके मेरे कोच ने मेरी पग पग पर मेरी हेल्प की है। अगेन इसमें फिर मैं आपको रोकेंगे, आपको क्या मोटिवेट करता रहा उस टाइम? क्योंकि हर्बल लाइफ आपने अभी ज्वाइन किया है, मतलब ये तो 2 3 4 5 साल हुए होंगे, और ऑपरेशन आपका 2000 में डिटेक्ट हुआ, फिर ऑपरेशन उसके बाद होता रहा, मतलब 5 6 साल तक का तो वो फेज रहा होगा कि ऑपरेशन हो रहा, फिर ठीक हो रहा है, फिर ऑपरेशन। 2006 3 बार ऑपरेशन हुआ है। आपको क्या अंदर से मोटिवेट करता रहा कि हम स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि आज लोग कैंसर जैसी बीमारी से इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, उनको अलग से काउंसलर लगता है कि आप उनको समझाओ कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि कैंसर तो इनक्योरेबल डिसीज़ है, नो डाउट। लेकिन ट्यूमर जैसी बीमारी होना और बाद में ठीक होना, और अभी आप इतने एक्टिव हो, मतलब अकेले आप हर जगह घूम फिर के कुछ भी करना सब अकेले कर लेते हो, इतना आपको अंदर से मोटिवेशन कैसे आया? अंदर से मोटिवेशन नहीं आया था, मैं तो बहुत ही मायूस हो गई थी कि अब ऐसे ही रहना है, भगवान कैसे मेरा जीवन पार होगा। और अपने घर में ही पड़ी रहती थी, कहीं जाना भी नहीं था, मतलब मन नहीं लगता था कहीं जाने में। लेकिन यहाँ के बारे में जब मुझे मालूम हुआ 20 साल बाद, तो मायूस तो थी मैं,
लेकिन ये सोचा कि चलो जब सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। और मैंने हर्बल लाइफ पर भरोसा किया। और हमारे जो सर हैं, मैं तो 71 वर्ष में रहने हूँ, लेकिन मेरे सर तो 35 साल के ही हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दिया। तो उनके साथ रही हूँ मैं, 3 साल हो गए हैं मुझको वहाँ जाते जाते। हालांकि मेरा कमर का बेल्ट और गले का बेल्ट, गले में ही बेल्ट लगाती थी, और जो हाथ पैर कट जाते थे, सोने में बहुत तकलीफ़ होती थी, सुबह तो मैं बैठ ही नहीं पाती। जब इसमें मुझे 3 महीने में आराम लगा था, तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे 3 महीने में मेरा बेल्ट निकल गया है और मैं अच्छे से चलने फिरने लगी हूँ, डाइजेशन भी सही है, तो मैं सोचा कि भाई आजीवन मैं हर्बल लाइफ के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ खुशी बहुत अच्छी मिलती है। सभी लोग बैठ के एक साथ में अपने जो परेशानियाँ होती हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। वहाँ सबके साथ शेक के रूप में नाश्ता करते हैं। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हर्बल लाइफ की जितनी भी प्रशंसा करूँ बहुत कम है। मैं बहुत खुश हूँ। अपने जो हमारे इसके मैंडोर हैं बहुत बड़े, अरे क्या नाम, मार्केस जीव, उन्होंने ये इसको बनाया था इस प्लेटफार्म को, क्योंकि वो भी बचपन में अनाथ हो गए थे। उनकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया था। क्योंकि कि जो बचपन में मैं अनाथ हुआ हूँ, तो कोई भी बच्चा बिना माँ की ना रह पाए। तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट और डॉक्टरों के साथ सानिध्य में रह के ये प्लेटफार्म तैयार किया, जो कि हमारे देश के 95 देशों में चल रहा है। हर्बल लाइफ का हेल्थ कोच हैं हमारे सर, तो मैं उसी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पूरा काम अपना कर लेती हूँ, किसी का सहारा। जो मैं चाहती थी कि हे भगवान आखिरी टाइम तक मुझे किसी से पानी ना लेना पड़े, और फिर आगे हरी इच्छा है यशस्वी। सही बात है। चलिए, अब हर्बल लाइफ के बारे में आपने इतना बता दिया, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे इसमें क्या होता है, क्या रूटीन रहना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक हर्बल लाइफ के बारे में हमको पता है, हर्बल लाइफ इज़ ऑल अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। वो केवल आपको 1 महीना 2 महीना लोग जितना लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल बना देते हैं, जो शहर में आके लोगों का दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो उसमें क्या दिनचर्या रहती है? इसमें दिनचर्या यही रहती है कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। अपने लाइफ में जो आजकल क्या है, बच्चे मोबाइल के उसमें रहने लगे हैं, तो 12-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं। सुबह 10-11 बजे 9 बजे तक तो उठते हैं, सुबह तो उठते ही नहीं हैं। तो इसको वो चेंज करते हैं। और खाने पीने का जो फास्ट फूड वगैरह है, क्या है, आजकल खाना तो शुद्ध है ही नहीं है। हर चीज़ में मतलब फास्ट फूड ये वो रहती है, दवाई डालती है ना खेतों में, उसके नाम तो खादू वगैरह उसका नाम मुझे नहीं आता है। फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब डालते हैं उसमें। तो खाना शुद्ध है ही नहीं है, ना गेहूँ है, ना सब्जी फल है, कुछ नहीं है। तो इसमें एक टाइम का खाना अपन शुद्ध रखते हैं, क्योंकि वो शेक के रूप में लेते हैं। चाहे ढेर सारी फ्रूट्स ले लो, बादाम अखरोट मतलब ड्राई फ्रूट भी, और ताज़े फल भी, और चाहे वो 1 गिलास शेक के रूप में ले लो। उससे पूरा समय अच्छा निकलता है और ताकत रहती है। आज मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं जाती है। मैं अब तो मैं मंडला भी चली जाती हूँ, उरई चली जाती हूँ, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, और 2-3 जगह गाड़ी भी चेंज करना पड़ती है। मैं यशस्वी में बहुत खुश हूँ बेटा। इसमें क्या मतलब है, सुबह उठना, एक्सरसाइज, फिर क्या क्या रहता है, ये सब बताइए। इसमें क्या है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कराते हैं, जो जिसमें जैसे जो कोई उनसे कनेक्ट हो गया है, मतलब मानते हैं, उनको विश्वास है, तो उनको वो शामिल कर लेते हैं अपने उसमें। तो सुबह 6 बजे एक्सरसाइज कराते हैं। इसके बाद फिर सबका एक्सपीरियंस सुनते हैं। इसके बाद सबके वो एनर्जी ड्रिंक कहते हैं जिसको, वो लेते हैं। क्या है ये एनर्जी ड्रिंक है, हमारे बरसा नामक वन में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। उसका ये चाय के बदले में है। चाय तो क्या है कि ये तेज़ी स्लो पॉइजन, लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक है फ्रेश है, ये 7 प्रकार का होता है। सभी लोग इसी को लेते हैं सुबह, मतलब चाय नहीं लेते हैं। चाय अधिकांश सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं। और इसमें ताकत रहती है, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं। मैं सुबह पी लो, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और जैसे अब मैं दुबली हूँ, मैं मोटी तो कभी रही नहीं हूँ, हमेशा स्लिम बॉडी है। तो क्या है, मैं 3 बार ही लेती हूँ अपने ये फ्रेश को। और बाकी लोग जो हेल्दी हैं, कुछ लोग है वजन अपना कम करने आते हैं, कुछ लोग बढ़ाने भी आते हैं। तो 9 बजे तक ये फिनिश हो जाता है, 8 बजे। इसके बाद अपना खाना खाना है, जो कुछ भी खाना है। पहले वो सलाद वलाद बताते हैं, क्योंकि सलाद में फाइबर रहता है, फाइबर पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, जो कुछ भी सीजन के हिसाब से मिलते हैं
वो सलाद लेनी है और इसके आधा घंटे बाद लंच लेना है। लंच में भी सादा तेल, चिकनाई, दूध, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो कुछ नहीं लेना है। तो इसमें यही सिखाया जाता है। जो कोई मानते हैं, जो कोई विश्वास करते हैं तो उनको आराम है। जो नहीं मानते, अरे हाँ ऐसा होता है, बिना घी के कहीं होता है, अरे तो अब पहले खाया, पहले घी दूध शुद्ध मिलता था, लेकिन आज घी दूध शुद्ध नहीं मिलता है। घास में भी फर्टिलाइज़र, खाद, ऐसे सब रहता है जी, तो इसको वो मना करते हैं खाने को। नहीं, वो है ना, पहले आए फिर विश्वास करें। हाँ, इस टाइप वो विश्वास के साथ रहते हैं, जो वो पॉजिटिव रहते हैं, उनको फ़ायदा है। और तो फिर अपना अपना मन है बेटा, जिसको जो करना है जो करते हैं। मैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्योंकि मैं और नाना जी दोनों ले रहे हैं, दोनों अपने सोचते हैं, पैसे के ऊपर नहीं जाते हैं। नाना जी भी कहने लगते हैं, अरे पैसा किस लिए रखेंगे, अब बच्चों को बड़ा कर दिया, सर्विस लग गई है सब, अब अपना स्वास्थ्य देखें, अपना भविष्य देखें। इसलिए बेटा मैं बहुत खुश हूँ। और देखो आज आप लोगों के यहाँ आई हुई हूँ, 1 हफ्ता हो गया। हमारे गुरु प्रवचन थे यहाँ पर, तो 9 तारीख को आ गई थी। आज मैं आज फिर मुझे अकेले ही जाना है नौगांव तक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। पहले क्या है, डर लगता था कि कहीं सही में ना गड़बड़ना है। यानी मैं अनजान व्यक्ति को भी, अपरिचित व्यक्ति को भी पकड़ लेती थी जब मैं गिरती थी, तो वो लोग कहते थे, बहन जी चक्कर आ गया, आंटी जी गिर रही हैं, पकड़ लो, वो आंटी जी गिर रही हैं। लेकिन अब ये समस्या नहीं है। अब मुझे कोई ऐसा कहता तो मुझे बुरा भी लगता है। ये बहुत अच्छा लगा सुनकर के अभी आप अपने आप को इतना खुश, इतना हेल्दी महसूस कर रही हैं। चलिए, ये तो रहा आपकी हेल्थ लाइफ के बारे में। एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि लोग हर्बल लाइफ से कैसे जुड़ते हैं, फिज़िकली, ऑनलाइन, मतलब क्या है? क्योंकि इसका एडवर्टीज़मेंट इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, जैसे पार्ले जी का होता, डिटर्जेंट्स का होता, बॉर्नवीटा का होता, ऐसा हर्बल लाइफ का नहीं होता। तो हर्बल लाइफ से लोग कैसे जुड़ते हैं? हर्बल लाइफ में लोग ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और फिजिकल भी जुड़ सकते हैं। विश्वास की बात है, इसमें प्रचार नहीं होता है। हम ही लोग आपस में प्रचार बनते थे। हमको आराम मिला तो आपको बताया, आपको आराम मिला आपने दूसरे को बताया। और इसमें ऐसा प्रचार नहीं कि पढ़ते सब रहे हैं, यहाँ बड़ा भारी बोर्ड लगा है, ये सब नहीं है। जो लोकल में हैं वो फिजिकल जुड़ते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और जो दूर के हैं वो ऑनलाइन से जुड़ जाते हैं। क्योंकि मैं, और जो जहाँ होता है वहाँ से जुड़ जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं अभी 10 दिन से आपके यहाँ हूँ, तो ऑनलाइन ही जुड़ रही हूँ। ऑनलाइन ही सुबह मतलब अपने वर्कआउट होम सेशन जो शाम को ज्वाइन करती हूँ, सुबह भी करती हूँ और कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती। और कुछ ही है इसमें पर्सनल अटेंशन भी रहता होगा कोच का ना, पर्सनल अटेंशन रहता होगा कोच का। पर्सनली कोच आपको गाइड करते हैं एक एक व्यक्ति को। वो ऐसा होता है, जैसे ऑनलाइन जोड़े हो गए हैं, जो दूर के हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। जैसे बेंगलोर है, ग्वालियर है, लखनऊ है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, लखनऊ, तो ये लोग पर डे नहीं आ सकते ना, तो ऑनलाइन ही कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन ही शिक्षा देते हैं। वो सुबह यानी सुबह 6 से शुरू होता है, वर्कआउट वगैरह ये सब होता है, और 7 बजे करीब शिक्षा एजुकेशन देते हैं, वो एजुकेटेड करते हैं। और शाम को यानी 6:50 से शुरू होता है, तो सभी लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन में क्या देते हैं? एजुकेशन में यही देते हैं कि भाई आपको ये खाना है, आपको ऐसे रहना है, इतने टाइम उठना है, आपको खाने के में क्या खाना है, खाने के बाद क्या करना है, सोते टाइम क्या करना है, यही सब बताते हैं। तो उसको आदि मानते हैं तो स्वस्थ होते हैं। ओके। और इसमें कोई एज ग्रुप के लोग जुड़ सकते हैं या कोई भी जुड़ सकता है? इसमें एज का कोई महत्व नहीं है। अच्छा। इसमें 8-8, 10-10 साल के बच्चे जाते हैं जो बहुत फैटी हो रहे हैं आजकल के, खाते ही हैं फास्ट फूड, तो फैटी बहुत हो रहे हैं। तो 8 साल 10 साल के एज के बच्चे जाते हैं, और मुझ जैसे 71 साल के 70 साल के भी जाते हैं, और यंग लोग भी जाते हैं। तो यंग लोगों में तो ज़्यादा पाई जाता है, बड़े बड़े पेट बढ़ा लिए उन्होंने, हेल्थ बढ़ा ली, मतलब पेट बढ़ा लिया और वेट बढ़ा लिया, तो ये सब लोग सभी जाते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई आप नहीं आ सकते। जिसको भी हेल्दी रहना है, हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, वो जुड़ सकते हैं। इसमें 2 चीज़ हमको और समझ आई कि आपको इसमें एफ्रेश देंगे, विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टी, और न्यूट्रिशन के रूप में शेक देते हैं। और जो शेक किस चीज़ से बनता है, मतलब क्या होता है शेक में? ये शेक भी फलों के रूप में बनता है, मतलब फलों से जो प्राप्त, फल तो डलिया वाले खाओ तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ये फलों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं।
वो बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने तैयार किए हैं, जैसे अनूप मिश्रा जी हैं, और बड़े बड़े लोग लेते भी हैं, जैसे जो खिलाड़ी हैं। न्यूट्रिशन भी मतलब जो शेक कहलाते हैं ना, वो फलों के बीज से ही बनता है, और जो ए फ्रेश पिलाते हैं वो भी फलों के बीज से बनती है। जो फल वो यहाँ नहीं पाए जाते हैं, वो ए फ्रेश वाले। ठीक ठीक। हमको इससे 3 चीज़ हमें समझ आई कि इसको ज्वाइन करने से एक तो आप हेल्थ मेंटेन कर लोगे अपनी, दूसरी चीज़ प्रॉपर लाइफस्टाइल जो आपकी बिगड़ चुकी है या नहीं बिगड़ी है, तो एक लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, वो समझ में आ जाएगी। और तीसरी चीज़ जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सभी को, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा जब आप हेल्दी होगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, अलग अलग सेशंस में शामिल होगे, क्योंकि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है, अपने थॉट प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो जाती है, तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये बेनिफिट्स हमको समझ आ रहे हैं हेल्थी लाइफ के। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे इसके हर्बल लाइफ के लिए, फिर हम दूसरे हर्बल लाइफ के लिए ये है कि मैं अपने कोच को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। अपने मतलब मेन रोड जो सुपर सीनियर कोच हैं अनु मैम और देव सर को बहुत बहुत थैंक्स, और जो आपके नाना जी हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि जो उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया है और मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। और अंत में यही कहना चाहेंगे, और क्या सभी ये गुजरात मतलब यूपी एमपी सब जगह फैला हुआ है, सभी लोग अच्छा है और सब बढ़िया है, रिलायबल है। हाँ। लोग विश्वास कर सकते हैं। हाँ, सब विश्वास कर सकते हैं, सभी विश्वास कर आप सकते हैं। कितने साल से जुड़े हुए इससे? हमें जितनी 36 महीना हो गए, 2.5 साल हो गए, और कोई दिक्कत नहीं गई कोई अभी तक? दिक्कत नहीं आई। और हमारे ख्याल से तो और स्वस्थ हो गए आप, बेल्ट वेल्ट सब निकल गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे अब आपकी एज हो रही है 70s में चल रही है, और लोग जनरली आफ्टर 50 और आफ्टर 60 और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही आध्यात्म से जुड़ते हैं। आप आध्यात्म से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, और इसका कुछ एज लिमिट होता है कब जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए तो क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, और आध्यात्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आध्यात्मिक यही पूजा, संध्या वंदन पूजा है, क्योंकि आध्यात्मिक में तो हम लोग बचपन से ही जुड़े हैं। जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरे दादाजी मुझसे शाम को डेली रामायण पढ़वाया करते थे। बचपन से वो चीज़ हमारे अंदर है पूजा पाठ की, और करते भी हैं और करना भी चाहिए। जो पुराने उससे चला आ रहा है बहुत समय से, तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। और मेरा कहना तो ये है, कोई भी कार्य करो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे अपना कोई भी हो, धार्मिक हो, घर का हो, कुछ हो, तो लेकिन एकाग्र मन से और करना चाहिए। जो अपने बुजुर्गों से जो कुछ मिला है वो तो करना ही है। इसलिए हमारे यहाँ तो पूजा पाठ होती है भैया। यहाँ आपके मम्मी के दादा दादी करते थे, वहाँ हमारे दादा दादी करते थे, तो मैं तो करती आ रही हूँ। और रही बात गुरु जी की, तो हमने गुरु बनाया था जो हमारे गुरु हैं आशुतोष महाराज जी। आजकल अभी वो साधना में लीन हैं, समाधि में, तो उन्हीं का कार्यक्रम चलता है, तो हम लोग आ जाते हैं। कहीं भी होता है उनका कार्यक्रम, हम जाते हैं। तो हम तो मानते हैं कि इसका ज्ञान हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए अपने धर्म का, कि क्या कहाँ का आता ही है कि राम ने कब जन्म लिया, कृष्ण ने कब जन्म लिया, ये सब द्वापर त्रेता सब मानते हैं और मानना चाहिए। ये तो हमारी मतलब विरासत में मिला है ये तो हमको, और हम मानते हैं। आपने जिक्र किया आशुतोष महाराज जी का। आशुतोष महाराज जी अभी कहाँ है? समाधि में है। वो कहते हैं, हम लोगों को सबको विश्वास है कि अभी वो आएंगे। अच्छा, ये वही महाराज जी हैं जो कुछ साल पहले समाधि में चले गए थे, हाँ, और उनकी हाँ। देह को अभी भी लोग रखे हैं प्रिजर्व हाँ, करके कि वो वापस आएंगे। क्लिनिकली उनको डेड कर दिया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं कि वो लोग नहीं, डॉक्टरों ने भी उनको क्लिनिकल डेड किया है। हाँ। लेकिन ये नहीं कहा कि ये डेड हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो उनको मतलब अरे वहाँ से भी परमिशन मिल गई है कोर्ट से। हाँ, कि उनके शिष्य जब तक रख सकते हैं। अच्छा, हो गए उनको। आपको कितना यकीन है कि वापस आएंगे? हम करते, क्योंकि जब हम लोग साधना में लीन होते हैं, सुबह मॉर्निंग में करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ संदेश जरूर देते हैं, और हर अपने शिष्य को देते हैं।
और यदि वो अभी मान लीजिए अपनी बात सुन रहे होंगे तो अभी आप उनसे क्या बोलना चाहेंगी महाराज जी से? हम तो यही बोलना चाहेंगे, महाराज जी आप लोग जल्दी आइए, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग थक गए हैं आपके खालीपन, आपकी जो कुर्सी चेयर खाली है, जल्दी आके बैठिए उस पर। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ दूसरा क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका इतना विश्वास सभी लोगों का बना है, बना रहे और जल्दी ही वापस आए, देन इट विल बी अ मिरेकल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगी? महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। आजकल पहले तो क्या है कि महिलाएं पर्दे में रहती थी और अपना जो ज़रूरी काम भी होता था वो नहीं कह पाती थी, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या किसी को देना है, कभी उफ नहीं करती थी। लेकिन अब ये चीज़ बदल गई और बदलना ही चाहिए। पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको बदलना चाहिए। क्या इतने दब्बू बन के नहीं चाहिए, मतलब कहावत है ना कि नारी शक्ति जागेगी जागेगी, वो ज़रूर जागना चाहिए। और काम के लिए बाहर भी जाते हैं आजकल, तो चल ना हर कोई सर्विस करता है, बाहर जाते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, और होना भी चाहिए। इससे तो मुझे खुशी है कि हाँ नारियाँ आगे बढ़ रही हैं। इस पे हम थोड़ा क्रिटिकल व्यू लेंगे। लोग बोलने लगते हैं कि आजकल फैमिली कोर्ट्स में केसेस ज़्यादा जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि महिलाओं को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको जॉब में भेज रहे हैं। इसलिए क्या आप इसको सही मानती हैं? क्या इसमें थोड़ा नहीं, मैं नहीं इसको सही मानती, क्योंकि वो इसलिए जो अनपढ़ हैं, जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, वो चाहती नहीं कि हमारी बहू बाहर ना निकले, हमारी बहू बाहर ना बैठे, किसी के सामने मुँह ना खोले, तो इसलिए थोड़ी आपस में मनमुटाव होता है। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चे हैं, वो भी पराए घर से बहू आई है, उसकी भी कोई इच्छा है, करने दो, वो अपना मैनेज खुद ही करेगी, उसमें क्या दिक्कत है किसी को। इस पे हमें एक याद आया, जया किशोरी जी ने बोला था एक इंटरव्यू में अपने कि लोग ये बोल रहे हैं कि अभी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले महिलाएं अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं कर पाती थी, अब पढ़ने लिखने के बाद उनको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़, अपने बारे में हर चीज़ पता है, अपना अस्तित्व का महत्व पता है, तो अब वो सामने हक से बोलती हैं, तो ये लोगों को थोड़ा अच्छा क्लैश हो जाता है बीच में, जबकि नहीं होना चाहिए ये क्लैश। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। और चलिए ठीक है, चलिए तो आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप आज की पीढ़ी को क्या सीख देना चाहेंगे जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताइए कि हम लोगों को, हमारी जनरेशन को, जो अपने 20s में हैं, जो अपने टीनेज में हैं और जो आगे बढ़ने की उसमें उनको भी बहुत लंबा जीना है, तो उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनके लिए यही है बेटा कि बड़ों का हमेशा मान रखना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, अच्छे से उनसे बात करो। कोई शिकायत करना है, कुछ है ऐसे, तो उनसे आराम से पूछ लो। और पढ़ा लिखना है, अपना ध्यान तो रखना ही रखना है, और सब कुछ सोचते हुए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका मनन करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने कर लिया, अंधविश्वासी नहीं रहना है। शिक्षित तो हम लोग कर ही रहे हैं सभी आप लोगों को, लेकिन हमेशा जब भी बोलो, जब भी मीठा बोलो और अच्छा बोलो, बड़ों का सम्मान करो, बच्चों को स्नेह रखो, यही हमारी शिक्षा है आप लोगों को और आशीर्वाद है। और तुमको ज़्यादा नहीं जानती, जो मैंने अपने बचपन जीवन में किया है वही आप लोगों को बोलती हूँ। चलिए, थैंक यू रानी जी सो मच। हाँ, और आप बोले कि क्या शिक्षा देना चाहती, शिक्षा मेरी यही है कि हमेशा अलर्ट रहो, आँख और कान हमेशा सतर्क रखो, कहीं भी जाओ उनकी जो सामने है उसके आव भाव विचार, उसका देखना, ये सब आपको कैच करना है, तो मानो आप सफल हैं हर समय। बिल्कुल रानी जी, हम इन सभी बातों का याद रखेंगे, इन सभी बातों का पालन करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी प्यारी नानी जी, जिनकी एनर्जी आप सभी तक ज़रूर पहुंची होगी। What I have learned from this first time heart-to-heart conversation is that we should be bold like her, respect all, especially elders। हमको सभी का सम्मान करना चाहिए, स्पेशली हमसे जो बड़े हैं उनका।
अंधविश्वासी नहीं होना है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब इस एज के लोग मोस्टली अंधविश्वास में चले ही जाते हैं. लेकिन ओके, वी शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस. बी इन अलर्ट मोड ऑलवेज. थिंक बिफोर यू स्पीक. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑलवेज गिव टाइम टू योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद इस संवाद को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए. Once again, thank you so much everyone.